हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके और अपने फेवरेट चैनल एडुटैप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओएओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें ये जो अभ्यास सीरीज है ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आपको एक वीक में हर सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे। तो जो हमारा जनरल साइंस वाला पार्ट होने वाला है हर वेडनेसडे को होने वाला है 4 बजे। हर वेडनेसडे को हम 4 बजे अपनी जनरल साइंस की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम जनरल साइंस में स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे एसिड एंड बेसिस के ऊपर। ये हमारी केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसे हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। जैसे आज हम पार्ट 1 में इसके कुछ बेसिक्स के बारे में ध्यान देंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, कौन सा एसिड किसमें होता है और बेस किसमें होता है। तो ये हम आज देखने वाले हैं अपने पार्ट नंबर 1 में। और पार्ट नंबर 2 जो रहेगा उसमें हम देखेंगे इंडिकेटर्स के बारे में कि एसिड और बेस को पहचानने के लिए कौन से इंडिकेटर्स का हम यूज करते हैं। तो वो देखने वाले हम पार्ट नंबर 2 में। लेकिन मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि जो हमारे पार्ट्स रहेंगे वो सारे एक दूसरे से लिंक रहने वाले हैं। तो अगर आप पार्ट 1 अच्छे से समझते हैं तो आपको इस तरीके से पार्ट 2 में थोड़ी सी दिक्कत नहीं आएगी। या आप बोलेंगे पार्ट 3 जो रहेगा वो पार्ट 2 से लिंक रहेगा। तो हर पार्ट एक दूसरे से लिंक रहने वाला है। पूरे वीडियोस को अच्छे से आपको देखना है, लास्ट तक देखना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। ठीक है, यही चीजें आपको पार्ट नंबर 2 में भी हेल्प करेगी। ठीक है, डन है यहाँ तक। तो आज का सिर्फ एक बेसिक पार्ट है। आज हम बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन करें। हर पार्ट में हम क्या करेंगे, अपने लेवल को बढ़ाएंगे। इसके बाद जो इंडिकेटर्स रहेगा वो थोड़ा इससे लेवल हाई रहेगा। क्योंकि अगर हमें बेसिक्स पता रहेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने आगे के पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। और एक आप बात आपको बता दूं, आपकी पूरी तैयारी के लिए आपके लिए गाइड बुक लॉन्च की गई है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर गाइड बुक को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जिसमें आपको हर एक बात की इंफॉर्मेशन वहां पर दी हुई है। तो आप वहां पर चले जाएंगे और वहां पर जाकर अपने गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड एंड बेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे एसिड रहते हैं, एसिड और बेस में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले यहीं पर देख लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो एसिड जो रहता है इनका टेस्ट क्या होता है, सोर होता है। ठीक है, यानी कि जो खट्टे होते हैं, जो टेस्ट में एकदम खट्टे होते हैं वो आपके एसिड के अंदर आते हैं। अब खट्टी कौन कौन सी चीजें होती है, इमली खट्टी होती है, टैमरिंड खट्टी होती है। उसके बाद आपका जो अचार रहता है वो खट्टा, पिकल्स जो रहते हैं खट्टे रहते हैं। जो भी चीज रहती है, जो आपका लेमन रहता है वो खट्टा रहता है। तो जो भी चीज टेस्ट में खट्टी रहेगी उसके अंदर एसिड रहेगा ही रहेगा। चाहे वो वीक एसिड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एसिड रहेगा उसके अंदर। तो एसिड में सोर टेस्ट रहता है और इसमें क्या होते हैं, H प्लस आयंस होते हैं। ये क्या करते हैं, एसिड H प्लस आयंस को रिलीज करते हैं। जिनमें H प्लस आयंस रहेंगे वो हमारे एसिड रहेंगे। वहीं अगर हम बेस के बारे में बात करें, जो टेस्ट में बिटर होते हैं, जो क्या होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो टेस्ट में क्या होते हैं, बिटर होते हैं, वो हमारे किसके अंदर आते हैं, याद रखिएगा, वो हमारे बेस के अंदर आते हैं। अब टेस्ट में बिटर क्या होता है, जैसे कि जो साबुन रहता है, जो आपका सोप वाटर रहता है। ठीक है, कभी कभार आपके नहाते समय मुंह में पानी चला जाता है तो कड़वा कड़वा स्वाद आता है। ठीक है, तो वो बिटर जो रहता है टेस्ट में वो आपका बेस रहेगा। और ये सोपी टू टच रहते हैं, टच करने से आपको एकदम चिकने चिकने लगते हैं। तो वो आपके बेस के अंदर आते हैं। तो जो भी क्लीनिंग की चीजें है, जैसे विंडो क्लीनर हो गया, ठीक है, आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, जो भी क्लीनिंग की चीजें रहती है, टूथपेस्ट हो गया, हम अपने टीथ को साफ करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी क्लीनिंग की चीजें रहती है उन सब में क्या होता है, बेस होता है, अल्कलाइन होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जो टेस्ट में बिटर रहेंगे वो बेस, जो टेस्ट में सोर रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, एसिड रहेंगे। ठीक है, डन है यहाँ तक, क्लियर है। और बेस में क्या होता है, OH माइनस आयंस रिलीज होते हैं। हमने एसिड में क्या देखा था, H प्लस आयंस रिलीज होते हैं। बेस में क्या होते हैं, OH माइनस आयंस रिलीज होते हैं। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए मेरे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मान लीजिए मेरे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइन कहते हैं। स्लेक्ड लाइन ये चूना है, चूना। ठीक है, अब देखिए ये एसिड रहेगा कि बेस रहेगा, इसे हम कैसे पहचानेंगे। इसमें हमें दिख रहा है OH, इसमें हमें क्या दिख रहा है, OH दिख रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। अगर मैं वही बात करती हूँ HCl के बारे में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें हमारा H प्लस आयंस दिख रही है, तो ये हमारे एसिड के अंदर आता है। तो ये एसिड रहेगा और ये वाला आपका बेस रहेगा।
ठीक है। अब आते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन्स एंड ऑरेंजेस। ठीक है। अब हमने देख लिया कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि आपका कौन सा एसिड किस में होता है और कौन सा बेस किस में होता है, जो आज हम पूरे पार्ट नंबर 1 में ये समझने वाले हैं। तो याद रखिएगा, सिट्रस फ्रूट्स यानी जो खट्टे फल होते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, ठीक है, जो आपका नींबू हो गया, आपके ऑरेंज हो गए, ये खट्टे फल होते हैं। इनमें कौन सा एसिड रहता है? तो एक तो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एक तो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं, विटामिन सी भी कहते हैं। तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, जब भी आपको कोई डिसीज हो जाती है, तो अगर आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है, तो डॉक्टर्स आपको ज्यादा विटामिन सी लेने को कहते हैं। विटामिन सी क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, आंवला हो गया, ये सारी चीजों में क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब हमें बोल रहा है कि सिट्रस फ्रूट्स में कौन सा एसिड रहता है, तो अब एस्कॉर्बिक एसिड तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एसिटिक एसिड के बारे में। एसिटिक एसिड जो रहता है हमारे सिट्रस फ्रूट्स में नहीं होता है। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है। विनेगर, विनेगर का यूज आप कुकिंग के लिए करते हैं, कुकिंग में डालते हैं एसेंस, विनेगर एसेंस, ऐसा कुछ आप डालते हैं, विनेगर डालते हैं, ये थोड़ा सा खट्टा होता है। ठीक है। तो विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। अगर मैं बात करती हूँ लैक्टिक एसिड के बारे में, तो मिल्क और कर्ड में होता है। मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज होता है। मिल्क में याद रखिएगा क्या होता है, लैक्टोज होता है। तो इसे जब हम लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जब लैक्टोज लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, जब लैक्टोज लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, तो मिल्क हमारा क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है। तो जब आप दूध से दही जमाते हैं, तो वहां पर हमारा जो लैक्टोज है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये काम कौन करता है, याद रखिएगा, ये करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है। कौन करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है। ये बात अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लैक्टिक एसिड मिल्क और कर्ड में रहेगा। अगर मैं फॉर्मिक एसिड की बात करूं, फॉर्मिक एसिड जो रहता है हमारे एंट स्टिंग में, एंट स्टिंग, या आपको जब चींटी काट लेती है तो आपके स्किन के ऊपर एसिड आ जाता है, तो आपको वहां पर थोड़ी सी इरिटेशन होने लगती है, थोड़ा पेन होने लगता है, तो आपके स्किन के ऊपर फॉर्मिक एसिड आ जाता है। तो ये आपकी जो हनी बी की स्टिंग रहती है, जो आपकी एंट स्टिंग रहती है, आपके जो नेटल प्लांट की स्टिंग रहती है, उन सब में फॉर्मिक एसिड रहता है। तो सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन और ऑरेंजेस हो गए, इनमें कौन सा एसिड रहेगा, सिट्रिक एसिड रहेगा। और इसे हम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी भी कहते हैं। बहुत सारी जगह पर जहां जहां पर सिट्रिक एसिड है, वहां पर एस्कॉर्बिक एसिड भी रहता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जब आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं, तो टार्टारिक एसिड पर क्वेश्चन आपका आया हुआ है। टार्टारिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो टार्टारिक एसिड किस में होता है, ठीक है, याद रखिएगा, टार्टारिक एसिड किस में होता है। तो अगर मैं लेमन की बात करूं, अभी हमने लेमन में तो देखा कि सिट्रिक एसिड होता है, आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड होता है। तो ये दोनों तो आपका नहीं हो सकता, ये दोनों में तो आपका विटामिन सी है, सिट्रिक एसिड है। लेकिन जो हमारे अनराइप मैंगोज होते हैं, अनराइप मैंगोज यानी कि कच्चे आम, अनराइप मैंगोज जो रहते हैं, जो ग्रेप्स होते हैं, जो टैमरिंड होती है यानी कि जो इमली होती है, इन तीनों में क्या होता है, टार्टारिक एसिड होता है। इन तीनों में आपका टार्टारिक एसिड होता है, अनराइप मैंगोज में, ग्रेप्स में और टैमरिंड में। तो देखिए हमारा आंसर आ रहा है 3 और 4। 3 और 4, 3 और 4 हमारा किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनराइप मैंगोज और ग्रेप्स में आपका रहता है टार्टारिक एसिड, और टैमारिंड में रहता है। अब देखो टार्टारिक एसिड के ऊपर एक एनसीईआरटी में एक पार्ट और दिया हुआ है कि हमारे पास मान लीजिए बेकिंग सोडा है, हमारे पास मान लीजिए बेकिंग सोडा है। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। तो जब इसमें हम टार्टारिक एसिड मिलाते हैं, जब बेकिंग सोडा में हम टार्टारिक एसिड मिलाते हैं, तो क्या फॉर्म हो जाता है, बेकिंग पाउडर। क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर।
याद रखिएगा ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में दिया है कि टार्टारिक एसिड में ऐसा क्या मिलाएंगे कि बेकिंग पाउडर फॉर्म हो जाता है, या बेकिंग सोडा में कौन सा एसिड मिलाते हैं कि बेकिंग पाउडर फॉर्म हो जाता है। तो याद रखिएगा जब हम बेकिंग सोडा में टार्टारिक एसिड मिलाते हैं, टार्टारिक एसिड को हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो बेकिंग पाउडर फॉर्म होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग। अब एंट स्टिंग में कौन सा एसिड रहता है, तो सबसे पहले हम अपना ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ ऑक्जेलिक एसिड के बारे में, ऑक्जेलिक एसिड हमारे एंट स्टिंग में नहीं होता है। ऑक्जेलिक एसिड आपके टोमेटो में या और स्पिनच में, टोमेटो में और स्पिनच में होता है, टमाटर और पालक में आपका ऑक्जेलिक एसिड रहता है। ठीक है, और इसीलिए आपको बोला जाता है कि ज्यादा टमाटर और पालक मत खाइए, उसके अंदर क्या होता है, जो आपको जो किडनी स्टोन होते हैं, ऑक्जेलेट्स होते हैं इसके अंदर, टोमेटो और स्पिनच के अंदर ऑक्जेलेट होते हैं। तो वो जब हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, वो स्टोन्स के फॉर्म में क्या होते जाते हैं, अगर हम ज्यादा खाएंगे तो वो स्टोर हो जाते हैं, किडनी स्टोन होता है इससे। तो उसमें क्या होते हैं, ऑक्जेलेट होते हैं। अब बात करते हैं एसिटिक एसिड के बारे में। एसिटिक एसिड किसमें होता है, विनेगर में होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। एस्कॉर्बिक एसिड हमारे सिट्रिक फ्रूट्स में होता है, विटामिन सी में होता है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। लेकिन एंड की स्टिंग में हो, चाहे आपकी हनी बी की स्टिंग में हो, ठीक है, याद रखिएगा, अगर मैं सिर्फ एंट स्टिंग पढ़ा दूंगी ना और एग्जाम में अगर हनी बी स्टिंग आएगा तो बच्चे नहीं करके आएंगे, क्योंकि क्या सोचते हैं कि एंट स्टिंग ही हमने देखा था, हनी बी की स्टिंग में नहीं हो सकता है। तो चाहे एंट स्टिंग में हो, चाहे हनी बी की स्टिंग में हो, चाहे नेटल प्लांट, नेटल प्लांट क्या होते हैं ये, जब आप जंगलों, जब ट्रैकिंग करते हो, तो जब पहाड़ों से जाते हो, जंगलों के बीच से जाते हो, वहां पर एक क्या होता है, कांटेदार प्लांट होता है। ठीक है, वो क्या करता है, अगर आप जाते हैं, आपको कहीं लग जाती है उस प्लांट से, तो आपको वहां पर पेन इरिटेशन होने लगता है, क्योंकि ये प्लांट में भी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, तो जो एंट स्टिंग है, हनी बी की स्टिंग है, नेटल प्लांट की स्टिंग है, उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो जब भी आपको ये स्टिंग्स लग जाती है, तो आपके स्किन के ऊपर एसिड आ जाता है। अब एसिड को कम करने के लिए फिर आप उसके ऊपर या तो लोशन लगाते हो या बेकिंग सोडा लगाते हो। तो जब भी हमें एसिड के रिएक्शन को कम करना है, तो उसमें हम क्या मिला देते हैं, बेस मिला देते हैं। जब भी एसिड के शांत करना है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, तो हम उसमें क्या मिलाते हैं, बेस मिलाते हैं। और क्या फॉर्म हो जाता है, याद रखिएगा, सॉल्ट और वाटर। क्या बन जाता है, एसिड और बेस को मिलाओगे तो सॉल्ट और वाटर बन जाता है, इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैसे मैं इसके बारे में आपको पार्ट नंबर 2 में बताने वाली हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे, पीएच स्केल नहीं, पार्ट नंबर थर्ड में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पीएच स्केल के बारे में हम पार्ट नंबर थर्ड में देखेंगे। पार्ट नंबर 2 में हम इंडिकेटर्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी कोई एसिड है, एसिड के रिएक्शन को कम करना है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, तो हम उसमें क्या मिलाते हैं, बेस मिलाते हैं। और क्या फॉर्म हो जाता है, सॉल्ट और वाटर बन जाता है, इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अगर कोई गुस्से वाला है, तो हम उसको शांत करने के लिए शांत चीज मिलाएं। ठीक है, ना कि गुस्से वाला है तो और गुस्सा करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एसिड बहुत गुस्से वाला है और बेस जो है शांत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। और एक बात आपको जो ध्यान में रखनी है कि फॉर्मिक एसिड को और क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, याद रखिएगा। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम है मिथेनोइक एसिड। तो अगर ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड रहे चाहे मिथेनोइक एसिड रहे, आपका आंसर वही रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दिया है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन रहेगा, हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, आपको एक क्वेश्चन में वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछ सके। तो देखिए इसमें वो 4 एसिड के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड के बारे में, एसिटिक एसिड जो रहता है किसमें रहता है, विनेगर में रहता है। एसिटिक एसिड विनेगर में रहता है, CH3COOH। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। तो एसिटिक एसिड किसमें होता है, विनेगर में होता है। फर्स्ट वाले को हमने फोर्थ से ज्वाइन कर दिया, एक ही से हमें आंसर मिल चुका है, एक ही मैचिंग से हमें आंसर मिल चुका है। लैक्टिक एसिड जो रहता है, लैक्टिक एसिड जो रहता है, मिल्क में जो लैक्टोज रहता है, जब वो लैक्टिक एसिड में चेंज होता है तो वो क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है, दही बन जाता है। तो लैक्टिक एसिड किस में होता है, कर्ड में होता है। तो हमने बी को क्या कर दिया, फर्स्ट से ज्वाइन कर दिया। ऑक्जेलिक
ऑक्जेलिक एसिड जो रहता है आपके टोमेटो और स्पिनच में होता है, टोमेटो और स्पिनच में आपका ऑक्जेलिक एसिड रहता है। तो सी को हमने सेकंड से ज्वाइन कर दिया। एस्कॉर्बिक एसिड हमारे सिट्रस फ्रूट्स में रहता है, डी को हमने थर्ड से ज्वाइन कर दिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेचुरली। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। लेकिन ये नेचुरली कहाँ पर रहता है? नेचुरली ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहता है कहाँ पर रहता है? अगर आर्टिफिशियली बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहता है टॉयलेट क्लीनर में रहता है। ज्यादातर जो क्लीनर रहते हैं उसमें तो बेस रहता है, लेकिन टॉयलेट क्लीनर में आपका क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेचुरली कहाँ पर होता है? तो अगर मैं बात करती हूँ विनेगर में नहीं होता, विनेगर में तो एसिटिक एसिड होता है। ग्रेप्स में नहीं होता है, ग्रेप्स में आपका टार्टारिक एसिड होता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अगर आप भूल गए होंगे। हर क्वेश्चन में इसी तरीके से हमें रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि कई बार एसिड में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विनेगर में एसिटिक एसिड हो गया, ग्रेप्स में टार्टारिक एसिड हो गया, कर्ड में आपका क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है। लेकिन जो हमारा पेट है, हमारा जो स्टमक है, उसमें कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। ये नेचुरली रहता है, सभी के पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में क्या करता है? एक एसिडिक मीडियम देता है। एक एसिडिक मीडियम देता है हमारे फूड को, ताकि फूड का डाइजेशन अच्छे से हो जाए। तो एक एसिडिक मीडियम देता है, और साथ साथ अगर हमारे पेट में क्या होता है, कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज आ जाते हैं, तो उसको किल करने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही हेल्प करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है हमारे फूड के डाइजेशन के लिए। और याद रखिएगा कि स्टमक में हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। आप अपने खाने में प्रोटीन भी लेते हो, कार्बोहाइड्रेट भी लेते हो, फैट बैलेंस डाइट लेते हो ना, तो जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो हमारे पेट में होता है। लेकिन जो हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है हमारे माउथ में होता है। फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो हमारे स्टमक में किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और वो कौन करता है? पेप्सिन नाम का एंजाइम करता है। कौन करता है? पेप्सिन नाम का एंजाइम जो है वो हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कभी आप कोई पार्टी में गए हैं, आपकी कोई फेवरेट डिश आपके सामने आ गई, तो आप ज्यादा खा लेते हो उसको, उसको ज्यादा खा लेते हो। या जब कोई तीखा चीज आप स्पाइसी बहुत ज्यादा खा लेते हो, आप ऑयली चीज बहुत ज्यादा खा लेते हो, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके स्टमक को ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना पड़ता है। उसको डाइजेशन में ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत पड़ती है। तो जब आपका स्टमक ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है तो आपको एसिडिटी होने लगती है, आपके चेस्ट में पेन होने लगता है। ठीक है। तो अगर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कम करना है अपने स्टमक में, तो हम क्या करते हैं? इनो ले लेते हैं। काम शुरू करें सिर्फ 6 सेकेंड में। ठीक है। तो वो जो इनो है वो क्या है? आपका बेस है। तो जब भी हमें एसिड के रिएक्शन को कम करना है तो हम उसमें बेस मिलाते हैं, लेकिन हमारी केमिस्ट्री में इनो वर्क नहीं करता है। तो अगर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन को कम करना है तो हम कौन सा बेस मिलाते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या मिलाते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ट्वाइस। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है MgOH ट्वाइस, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एंटा एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटा एसिड कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो जब भी हम अपने स्टमक के एसिड को कम करके उस पर बेस मिलाते हैं, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं ये भी एक बार समझ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो ज्यादा H+ आयंस रिलीज करते हैं। ज्यादा H+ आयंस जो रिलीज करता है वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आता है। और आपको 3 स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत अच्छे से रट लेना है। ये याद रखिएगा कि ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड तो मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है आपका H2SO4, जिसे हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HNO3, इसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। तीसरा है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है। ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड रहते हैं जो ज्यादा H+ आयंस रिलीज करते हैं। या मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इनका जो पीएच रहता है, पीएच क्या होता है ये मैं आपको
पार्ट नंबर 3 में पढ़ाऊँगी, पूरी पीएच स्केल आपको याद करवाने वाली हूँ। पीएच जो रहता है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जिससे हम एसिड और बेस का पता लगाते हैं। अगर पीएच 7 से कम रहेगा तो एसिड है, अगर पीएच 7 से ज़्यादा रहेगा तो बेस है। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, तो जिसका पीएच 0 के पास है, 0 के ज़्यादा क्लोज़ है, 0 के ज़्यादा क्लोज़ रहता है, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आता है। तो देखिए, अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करूँ, इसका पीएच 0.5 के आसपास रहता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आता है। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच रहता है 1.2 से 1.5 तक होता है, तो ये भी 0 के पास आता है। तो इसीलिए ये तीनों आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आते हैं। ठीक है। और देखिए, जो हम खाने की चीजों में एसिड पड़ रहे हैं, विनेगर हम कुकिंग में यूज करते हैं, ग्रेप्स को हम खाते हैं, कर्ड को हम खाते हैं, तो जो खाने की चीजों में एसिड होता है, ग्रेप्स में जैसे कि आपका टार्टारिक एसिड है, कर्ड में जैसे कि आपका लैक्टिक एसिड है, तो जो खाने की चीजों में एसिड रहता है वो आपका वीक एसिड रहता है। हम स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं खा सकते हैं, क्योंकि पेट में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो और स्ट्रॉन्ग एसिड खाएंगे तो फिर वहां पर तो तबाही मच जाएगी। ठीक है, तो जो हम खाते हैं उनमें जो भी एसिड रहता है वो वीक एसिड रहता है, याद रखिएगा। हमारे पेट में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जो खाने की चीजों में एसिड होता है, आप टमाटर खाते हैं, आप टोमेटो खाते हैं, उसमें ग्रेप्स में खाते हैं, आप इमली खाते हैं, आप जो भी खाते हैं, जो भी चीजों में एसिड रहेगा वो आपका वीक एसिड रहता है। लेमन में सिट्रिक एसिड रहता है, वीक एसिड। आपके ऑरेंजेस में सिट्रिक एसिड रहता है, वीक एसिड। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड। अब हम किसे एंटा एसिड की तरह यूज करते हैं? एंटा एसिड का मतलब होता है जो एसिड को काटता है, एसिड को काटने का काम करता है। तो एसिड को कौन काटता है? बेस काटते हैं। एंटा एसिड की तरह हम यूज करते हैं। तो अगर मैंने अभी बताया था, हमारे पेट में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है, अगर हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उसको कट करने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिलाना पड़ता है। ये क्या है? आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये आपका क्या है? एंटा एसिड है, MgOH ट्वाइस, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एंटा एसिड है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। अब मान लो कभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं है, मान लो कभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं है और आपके पेट में एसिडिटी हो गई है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन को कम करने के लिए हम कभी कभार बेकिंग सोडा, पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा भी एक बेस है, लेकिन ये थोड़ा धीरे धीरे काम करता है। तो बेकिंग सोडा भी आपके एंटा एसिड के अंदर आता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट ये वाला सोडियम बाई कार्बोनेट, ये भी आपका क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। इसका भी हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभार करते हैं। हमें अपने ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जो कि रहेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं बात करती हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के पीएच के बारे में, तो 10 से लेकर 10.5 तक होता है इसका पीएच। और अगर मैं बेकिंग सोडा के पीएच के बारे में बात करूँ तो 8 से 9 के बीच में होता है। ठीक है, तो जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ज्यादा अच्छे से काम करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ज्यादा अच्छे से एंटा एसिड की तरह काम करता है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि होता है NaCl, जो कि क्या है? एक कॉमन सॉल्ट है, जो हम कुकिंग में या सॉल्ट यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट, वो आपका क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, जो कि आपका क्या है? लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन, जिसे आप मार्बल कहते हो, मार्बल लाइमस्टोन, वो आपका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कि यहाँ पर कौन सा जो आपका फूड है उसमें कौन सा एसिड होता है, उनके पीएच के साथ भी आपको यहाँ पर लगाना है। थोड़ी बहुत पीएच के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, लेकिन और एग्जैक्ट हम पीएच के बारे में आगे की क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ मिल्क में, मिल्क में क्या होता है? मिल्क में वैसे तो लैक्टोज होता है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो मिल्क में भी थोड़ा सा मान लेते लैक्टिक एसिड आ जाएगा, तो ए वाले को आपने क्या कर दिया? थर्ड से ज्वाइन कर दिया। ठीक है,
ए वाले को आपने थर्ड से ज्वाइन कर दिया और लैक्टिक एसिड का पीएच कितना होता है 6 पॉइंट सॉरी मिल्क का पीएच कितना होता है याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो मिल्क है मिल्क का पीएच कितना होता है, हमारे यूरिन का पीएच कितना होता है। तो अगर बोलेगा यूरिन का पीएच कितना होता है तो 6 से लेकर 6.5 होता है। ठीक है। और मिल्क का जो पीएच रहता है 6.5 से लेकर 6.8 तक रहता है। ये बिल्कुल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया है इसके बारे में, एक पीएच स्केल के बारे में दिया हुआ है। तो मिल्क का जो पीएच रहता है 6.5 से 6.8 तक रहता है और मिल्क में क्या होता है लैक्टिक एसिड। तो हमने ए वाले को थर्ड से ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद ग्रेप्स, ग्रेप्स जो है उसमें क्या होता है टार्टारिक एसिड होता है। ग्रेप्स में क्या होता है टार्टारिक, ग्रेप्स में आपके अनराइप मैंगोज में आपके टेमारिंड में क्या होता है टार्टारिक एसिड होता है। और इसका पीएच जो रहता है 3 से लेकर 3.75 तक होता है। 3 से लेकर 3.75 तक ग्रेप्स का क्या होता है पीएच होता है। तो ग्रेप्स का पीएच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ग्रेप्स बी वाले को हमने क्या कर दिया फोर्थ से ज्वाइन कर दिया। क्लियर यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विनेगर, विनेगर के बारे में बात करते हैं। विनेगर में क्या होता है एसिटिक एसिड होता है। विनेगर का पीएच 2.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट। विनेगर का पीएच एग्जाम में आता है। विनेगर में क्या होता है एसिटिक एसिड होता है और विनेगर का पीएच होता है 2.5, यानी कि हमने सी वाले को फर्स्ट से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर हमें एक नई बात पता चल रही है, एप्पल। एप्पल को अगर आप ज्यादा देर तक कट करके रखते हैं तो एप्पल क्या करता है हमारे एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और एप्पल के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। एप्पल में क्या होता है मैलिक एसिड होता है। एप्पल में क्या होता है मैलिक एसिड होता है। तो एप्पल का पीएच रहता है 3 से 3.5 से लेकर 4 तक। आप ऐसा 3 से लेकर 4 तक आप बोल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये सारी खाने की चीजें, ये सारी खाने की चीजें, तो ये जो एसिटिक एसिड है मैलिक एसिड है लैक्टिक एसिड है टार्टारिक एसिड है, ये सारे आपके वीक एसिड के अंदर आते हैं। ये सारे आपके वीक एसिड के अंदर आते हैं। तो जिनका भी पीएच 0 से लेकर 2 तक रहेगा वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे और 2 के बाद जितना भी पीएच रहता है वो आपके वीक एसिड के अंदर आते हैं। और खाने की चीजों में तो आपका वीक एसिड ही रहता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल एसिड। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा मिनरल एसिड है। तो मिनरल एसिड का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन नहीं होता। जिसमें कार्बन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं मिनरल एसिड कहते हैं। तो जो हमारे खाने की चीजें जैसे कि आपका टेमरिंड हो गया, ग्रेप्स हो गया, विनेगर हो गया, एप्पल हो गया, इनमें जो एसिड रहेगा उनमें कार्बन रहता है। जो हमारा खाना रहता है उसमें कार्बन रहता है। ठीक है। तो कार्बन जो रहता है वो आपके वीक एसिड में रहता है। कार्बन जो रहता है किसमें रहता है वीक एसिड में रहता है। मिनरल एसिड जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मिनरल एसिड जो रहता है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है और उसमें कार्बन नहीं होता है। तो अगर मैं बात करती हूँ एसिटिक एसिड के बारे में, तो एसिटिक एसिड तो विनेगर में खाने की चीजों में है। तो ये आपके मिनरल एसिड के अंदर, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर नहीं आएगा। सिट्रिक एसिड जो है आपके लेमन में, ऑरेंजेस में होता है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है। तो ये भी आपके मिनरल एसिड के अंदर नहीं आता है क्योंकि इनमें कार्बन है। लैक्टिक एसिड आपके कर्ड में रहता है तो ये भी वीक एसिड के अंदर आता है, इसमें भी कार्बन रहता है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका पीएच होता है 1.2 से लेकर 1.5 तक और ये हमारे मिनरल एसिड के अंदर आएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल करेक्टली मैच द एसिड विद द सब्सटेंसेस इन विच दे आर फाउंड। आपको बोला है यहाँ पर आपको एसिड का नाम दिया है, आपको ऑप्शंस में से चेक करना है कि ये एसिड किस में मिलते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम सिट्रिक एसिड के बारे में बात करते हैं। सिट्रिक एसिड जो रहता है आपके ऑरेंज में भी रहेगा, आपके लेमन में भी रहेगा। तो फर्स्ट वाला या तो ऑरेंज हो सकता है या तो लेमन हो सकता है। फर्स्ट वाला जो है जिसमें सिट्रिक एसिड रहेगा, खट्टे फलों में रहता है सिट्रिक एसिड जो कि वीक एसिड के अंदर आता है। तो ये या तो ऑरेंज या तो लेमन में रहेगा। टोमेटो में तो नहीं रहेगा, टोमेटो में नहीं रहता। टोमेटो में आपका ऑक्जेलिक एसिड रहता है। ये वाले ऑप्शन को काट देंगे। टोमेटो में रहता है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। तो या तो ऑरेंज या तो लेमन। उसके बाद हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड के बारे में। तो लैक्टिक एसिड आपके कर्ड में रहता है। तो सेकंड वाला आपका क्या होना चाहिए कर्ड होना चाहिए। सेकंड वाला कर्ड होना चाहिए, ऑरेंज नहीं आएगा। ऑरेंज में तो आपका सिट्रिक एसिड रहता है।
ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड के बारे में। फॉर्मिक एसिड जो रहता है, फॉर्मिक एसिड आपके एंट स्टिंग में, हनी बी के स्टिंग में, नेटल प्लांट के स्टिंग में रहता है। तो फॉर्मिक एसिड रहेगा आपके एंट स्टिंग में, थर्ड वाला आपका हो जाएगा एंट स्टिंग। ये टोमेटो वाला तो नहीं हो सकता है, ये वाले ऑप्शन को काट देंगे। और फॉर्मिक एसिड को क्या कहते हैं? मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। फॉर्मिक एसिड को क्या कहते हैं? मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहता है नेचुरली हमारे पेट में रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेचुरली हमारे पेट में रहता है, लेकिन आर्टिफिशियली उसका इस्तेमाल टॉयलेट क्लीनर में किया जाता है। जो हमारे टॉयलेट साफ करने वाले क्लीनर्स आते हैं, उनमें एसिड रहता है, उसमें बेस नहीं रहता, क्योंकि हमारे टॉयलेट में बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जर्म्स है, उनको मारने के लिए एसिड का यूज किया जाता है। तो हमारा जो टॉयलेट क्लीनर है, उसमें आर्टिफिशियली तरीके से क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और नेचुरल तरीके से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है हमारे स्टमक में, पेट में होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब ये जो तीनों एसिड है, ये आपका वीक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हम हर पार्ट्स में ऐसे 10 क्वेश्चंस करेंगे और हर क्वेश्चन में हम अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। तो पहले समझ लेते हैं कि फर्टिलाइजर होता क्या है। फर्टिलाइजर्स को हिंदी में बोलते हैं उर्वरक। ठीक है, ये हम क्या करते हैं? अपने सॉइल में डालते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, सॉइल में ह्यूमस इंक्रीज करने के लिए, सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अपने सॉइल में फर्टिलाइजर्स डालते हैं। तो फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या होता है? एनपीके होता है। फर्टिलाइजर जो हम ज्यादातर यूज करते हैं उसके अंदर एनपीके होता है। एन का मतलब हो जाएगा नाइट्रोजन, पी का मतलब होता है फॉस्फोरस, और के का मतलब होता है पोटेशियम। के का मतलब क्या होता है? पोटेशियम होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में हम किसका यूज करते हैं? कौन से एसिड का यूज करते हैं? एसिटिक एसिड तो यूज नहीं करते। एसिटिक एसिड जो है ये आपका विनेगर में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक और टॉयलेट क्लीनर में होता है। मैलिक एसिड किस में होता है? एप्पल में होता है, याद रखिएगा। तो हम किसका यूज करते हैं? नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? आपका HNO3 होता है। इसका यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स के फॉर्मेशन के लिए। देखिए इसमें एन आ रहा है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आ रहा है। तो नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, और नाइट्रिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसे हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। मिनरल एसिड भी कहते हैं। तो फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन के लिए हम नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, डन। यहाँ तक ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो लिंक दिखा रही हूँ, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी ईपीएफओ कोर्स से जुड़ने के लिए। तो जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे, जब इस लिंक पर आप क्लिक करोगे, यहाँ से जाकर आप कोर्स में जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलने वाले वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं? अपने यूपीएससी ईपीएफओ एओ एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और ये लिंक मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दी है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। ठीक है, अब हम मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 2 में थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। फिनोप्थलीन कैसे काम करता है, मिथाइल ऑरेंज कैसे काम करता है, हमारी टर्मरिक कैसे काम करती है, लिटमस पेपर्स क्या होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे इसके पार्ट नंबर 2 में। बहुत अच्छे से 10 क्वेश्चंस पे ही हम अपने सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। जो मैंने आज बताया है बेसिक बेसिक बातें, आप एक टेबल बना लेंगे कि कौन सा एसिड किसमें होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, कौन सा वीक एसिड रहता है, कुछ पीएच भी मैंने आज आपको बता दी है। तो वो सब आपको नोट डाउन करके रख लेना है। तो अब हम मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।